हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जिसे सुनकर प्रकृति अपनी आंखें छोटी करके बोला, सुधर जाओ मिस्टर खन्ना। अगर मेरे बच्चे के अंदर तुम्हारी इन गुंडागर्दी हरकतों की एक छोटी सी हरकत भी सिमिलर हुई ना तो मैं तुम्हारी दांत तोड़ दूंगी। प्रकृति के बाद ऋतिक उसे कमर से पकड़ते हुए, फिलहाल तो मैं तुम्हारी कमर तोड़ने की तैयारी कर चुका हूँ। ये देखकर प्रकृति ऋतिक को खुद से दूर करते हुए बोली, नो बट वाई इज देयर नो कॉम्प्लिकेशन। ऋतिक ने प्रकृति के कमर को फिर से पकड़ते हुए, जिसे देखकर प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। यह सुनकर ऋतिक अपना सिर हिला प्रकृति को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लेकिन बिना खाना खाए तुम सो भी तो नहीं सकते। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे गले में अपनी बाहें डालते हुए, मैं तुमसे एक सवाल पूछे। प्रकृति के बाद पर ऋतिक स्टेयर्स की तरफ जाते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ पूछो। प्रकृति ऋतिक की शार्प जॉलाइन को देखते हुए अपने निचले होठों को हल्का सा बाइट करके बोले, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म होने पर फट जाती है और काफ़ी स्टिकी लगती है। प्रकृति के सवाल पर ऋतिक तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखने लगा, जिसे देखकर प्रकृति दांत दिखाते हुए बोले, डर्टी माइंड डर्टी माइंड डर्टी माइंड। ये सुनकर ऋतिक प्रकृति को घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी लाइक दिस। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोले, मिस्टर खन्ना, गलती आपकी आईक्यू की है जो आप गंदी चीज़ें सोच रहे हो। ओह रियली, आई एम थिंकिंग डर्टी थिंग्स। तो तुम बताओ, तुम्हारी पूछे सवाल का जवाब क्या था। ऋतिक ने प्रकृति को कमरे में ला बिस्तर पर बैठाते हुए, जिसके जवाब प्रकृति तुनक कर बोले, ढोकला। जब हम उसे स्टीम करने के लिए रखते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो बीच से फट जाती है और उसका जो बचा हुआ पानी होता है वो बाहर आ जाता है और वो काफ़ी स्टिक सा लगता है। ये सुनकर ऋतिक प्रकृति की आंखें छोटी करके बोला, एक मिनट, तुम तो कुकिंग करती नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता। प्रकृति अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोले, मेरे हाथों में स्वाद है और मेरे दिमाग में इतना टैलेंट है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ और मैं सीख चुकी हूँ खाना बनाना। तुम अपना बताओ। ऋतिक प्रकृति के बात पर इधर उधर देखने लगा, जिसे देख प्रकृति अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं इसलिए कहती थी कि ये आदमी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सुनकर ऋतिक जल्दी से बोला, बात प्यार की नहीं है जान, मैं गया था कुकिंग क्लास, लेकिन प्याज में बहुत झार होता है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे तो मैं वैसे भी नहीं रोता और उन आंसुओं के कारण मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी। प्रकृति ऋतिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, भगवान ने हम औरतों की आँखों में पहले से प्लास्टिक लगाकर भेजा है। प्याज काटने वक्त हमें आंसू नहीं आते, खाली बंदूक आते हैं। तुम इस तरीके से ताने देकर मुझे जलील करना बंद करो। मेरे घर में कुक है तो मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऋतिक ने प्रकृति को पुचकारते हुए कहा, जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मैं पूरे 9 महीने बाद आई हूँ। मैंने सुना था महक दीदी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ऋतिक जल्दी से वो अपना फ़ोन निकाल कर उसे फ़ोटो दिखाते हुए बोला, ये उनका बेबी बॉय है। प्रकृति उसे बच्चे को देखते हुए एक्साइटेड होकर ऋतिक से बोली, हमारा बच्चा भी इतना ही खूबसूरत होगा ना, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। ऋतिक ने कहा, जिसे सुनकर प्रकृति उसकी तरफ देखने लगी, जिस पर ऋतिक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्या मैं सही तो कह रहा हूँ, मैं हॉट हूँ, तुम सेक्सी हो, एब्सोल्युटली हमारा बच्चा खूबसूरत होगा। ये सुनकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, और आरू का क्या हुआ। ऋतिक प्रकृति के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे पूरे खानदान की जानकारी निकाल कर रखी है। उसका बेटा हुआ है। प्रकृति ऋतिक के बात पर उसके कॉलर को पकड़ अपने पास खींचते हैं तो ऋतिक उसके ऊपर गिरने लगता है तो प्रकृति के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर खुद को रोक लेता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। प्रकृति ऋतिक के बढ़ते हुए हार्ट बीट को सुनते हुए सीने पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मैं चाहती हूँ हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। ऋतिक प्रकृति की बात पर से दूर होते हुए बोला, कल डॉक्टर से पूछूंगा हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं या फिर नहीं। जिसे सुनकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, अपॉइंटमेंट ले लो डॉक्टर से। ऋतिक प्रकृति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हमारे फैमिली डॉक्टर के पास तो मैं लेकर चलूँगा, वहीं पर तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी अभी से लेकर पूरे प्रेगनेंसी तक। प्रकृति ऋतिक के बात पर अपना सिर हिला देती है तो ऋतिक क्लोजेट के पास जाकर उसमें से नाइट सूट निकाल कर प्रकृति को देते हुए कहता है, जाकर शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर मंगवाता हूँ। ये सुनकर प्रकृति खुशी से गुदगुदाते हुए बोले, पूरे 9 महीने बाद मैं तुम्हें गले लगाकर सोऊंगी, कितना मज़ा आएगा।
ये कहते हुए प्रकृति का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखते हुए ऋतिक बोला, तुम्हारी एक्साइटमेंट को देखकर लगता है कि मेरी इज्जत को आज खतरा है। प्रकृति ऋतिक के बात पर खड़ी होकर अपने दांतों को चबाते हुए बोली, खा जाऊंगी मैं तुम्हें, तुम सिर्फ मेरे हो, समझ में आई तुम्हें मेरी बात। इतना कहकर प्रकृति ऋतिक को जीभ दिखाते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। ऋतिक जाती हुई प्रकृति को देखकर गहरी सांस भरकर बोला, बहुत बदमाश हो गई है। इतना कहते हुए ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज टाइप करते हुए कहता है, कल मैं वाइफ को लेकर आ रहा हूँ, उसका सोनोग्राफी करवाना है और कोई भी रिपोर्ट उस तक नहीं पहुँचनी चाहिए जैसे अभी तक नहीं पहुँची। इतना लिखने के बाद ऋतिक को मैसेज अपनी तरफ से डिलीट कर देता है और अपना फ़ोन वापस पॉकेट में रखते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। इधर गार्डन में आलिया मुंह बनाए झूले पर बैठे हुई थी और सेल्वन उसके सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। फिर आखिर में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आलिया से बोला, मैं आपकी फैमिली से बात कर लेता हूँ, वापस कर्नाटक चली जाओ। जिसे सुनकर आलिया झूले से उतरकर सेल्वन के सामने आकर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा क्या लेना देना उससे, मैं अपनी बहन के घर में हूँ ना। सेल्वन आलिया के बात पर उसे देखते हुए बोला, मुझे पता है कि आप अपने बहन के घर में हो, लेकिन ये चीज़ ना मुझे पसंद है और ना हमारे टीम मेंबर्स को। सेल्वन की बात सुनकर आलिया वहां पर खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोली, हेलो, क्या तुम सबके मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। आलिया की बात सुन सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ देखने लगे। जब उनकी नज़र आलिया के पीछे खड़े सेल्वन पर गई, क्योंकि जब उन सबको देख रहा था, सेल्वन की तीखी नज़र को महसूस कर सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ आलिया से बोले, यस मैम। जिसे सुनकर आलिया सिर घुमाकर सेल्वन की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने अपार्टमेंट में जाऊंगी। एज यू विश, बट दोबारा यहाँ मत आइएगा। सेल्वन ने शांत आवाज में जवाब दिया। सेल्वन की बात सुनकर आलिया उसके सामने आकर उसे घूरते हुए बोली, पूरी जिंदगी इसी तरह कुमारे मरोगे तुम, सिंगल होकर मेरी जैसे सुंदर, इंटेलिजेंट और सेल्फ डिपेंड लड़की को रिजेक्ट कर रहे हो ना। देख लेना, तुम्हें कोई कुतिया भी सूंघने नहीं आएगी। ये सुनकर सेल्वन अपना सिर हिलाते हुए बोला, आपके कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। मैं किसी से कहकर आपको आपके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करवा देता हूँ। सेल्वन की बात पर आलिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरी फीलिंग्स नज़र नहीं आती क्या, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। शायद आपके पीरियड चल रहे हैं, आपके मूड कुछ ज़्यादा ही चेंज हो रही है, इसलिए मैं अभी आपका सामान लेकर आता हूँ, आप यहीं पर रुको। इतना कहकर सेल्वन जाने लगा, जिसे देखकर आलिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, सुनो। सेल्वन आलिया के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ को झटक देता है और बिना किसी भाव के आलिया को देखते हुए कहता है, मैं रिवान नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्लोजी होना बंद कीजिए। ये आलिया सेल्वन को घूर कर देखती है और एकदम से उसके पास जाकर पंजों के बल उठकर उसके होठों को चूमना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर खड़े सारे बॉडीगार्ड्स उन दोनों को देखकर हम दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखते हुए खड़े हो जाते हैं। वही सेल्वन आलिया को खुद से दूर करने के लिए उसके बाजू को पकड़ता है। तालुआ आलिया उसे एकदम से गले लगाकर रूंधी आवाज़ में कहती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, आई लव यू वेरी मच। जिसे सुनते हुए सेल्वन आलिया को खुद से दूर करते हुए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो मेरे पीछे आकर। तुम एक सिंगल लड़की हो, तुम्हारे पास मुझसे भी बेहतर ऑप्शन होंगे। ये सुनकर आलिया रोते हुए सेल्वन से बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई ऑप्शन, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, प्लीज़ इतना भाव क्यों खा रहे हो यार। सेल्वन आलिया की बात पर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी दुनिया बहुत अलग है, कब मर जाऊँ मैं उसका पता नहीं है मुझे। जितना दिन जिंदा हो मेरे साथ रहो ना, मुझे अपना बना कर रखो, तुम्हारे साथ जीना चाहते हो मैं, प्लीज़। आलिया ने भीगी पलकों से सेल्वन को देखते हुए कहा। सेल्वन आलिया की बातों को इग्नोर कर सीधा अंदर की तरफ चला जाता है और आलिया वहीं पर रोते हुए बैठ जाती है, जिसे वहाँ पर खड़े सारे बॉडीगार्ड हताश भरी नज़रों से देखने लगते हैं। करण का पेंट हाउस, करण की कार आकर पेंट हाउस के सामने रुकती है, जिसे देखते हुए नित्या करण से कहती है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम तो डेट पर जाने वाले थे ना। जिसे सुनकर करण अपना सिर हिलाते, आई नो माय डियर गर्लफ्रेंड, हम डेट पर ही आए हैं, बस डिफरेंस ये है कि लोग गर्लफ्रेंड को डेट पर होटल, मॉल, थिएटर लेकर जाते हैं और मैं तुम्हें अपने पेंट हाउस लेकर आया हूँ। ये सुनकर नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर ये तो और ज़्यादा भयानक हो गया। एक अकेली जवान लड़की को एक जवान लड़का अपने पेंट हाउस लेकर आया है, वो भी इस अंधेरी रात में। करण नित्या की बात पर उसे तिरछी आंखों से घूरते हुए बोला, ज़्यादा दिमाग लगाना बंद करो, तुम्हें लेकर मेरे इंटेंशन ऐसे नहीं है। नित्या करण की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, हमारा किस्सा भी अजीब है ना, लोग गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाते हैं और हम हस्बैंड वाइफ से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। करण नित्या की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स, बट इवन इन दिस
सिचुएशन फील वेरी गुड। नित्या अपना सिर हिलाती है और दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। गाड़ी से बाहर आकर करण नित्या की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो। नित्या करण के हाथ में अपने हाथ देकर उसे पेंट हाउस को देखते हुए करण के साथ अंदर जाती है। पूरा पेंट हाउस अंधेरे से घिरा हुआ था, जिसे देखते हुए नित्या करण की तरफ देखते हुए बोली, इतना अंधेरा क्यों है? करण नित्या की बात पर चुटकी बजाता है, जिसके साथ वहाँ पर रेड और ब्लू कलर की लाइट जलती शुरू हो जाती है और ऊपर लगे झूमर की तरफ सितारे नजर आ रहे थे। नित्या उस पूरे डेकोरेशन को देखते हुए आंखें बड़ी करते हुए करण की तरफ देखकर बोली, ये सब मेरे लिए है। करण नित्या के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। जिसे सुनकर नित्या करण को साइड से गले लगाते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। करण नित्या के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो मैं हमेशा से अच्छा हूँ। तुम्हें आज पता चला वो तुम्हारी गलती है। वैसे तुम काफ़ी हॉट लग रही हो। नित्या करण की बात पर उसे एक नज़र देखने के बाद जाकर सोफे पर बैठते हुए बोले, वैसे ही हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? करण नित्या के सवाल के जवाब में बोला, तुम बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? ये कहते हुए करण आकर नित्या के बगल में बैठ गया, जिसे एक नज़र देखने के बाद नित्या टीवी की तरफ इशारा करते हुए बोले, मुझे एक बड़ी ही अच्छी कॉमेडी रोमांस मूवी देखनी है। वे सुनकर करण अपना सिर हिलाते हुए जाकर टीवी ऑन कर देता है और अपने फ़ोन को कांटेक्ट करते हुए कहते हैं, नित्या, हम शादी कब करेंगे? करण के सवाल पर नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम जब कहो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। नित्या के बात पर करण उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला, कुछ टाइम बाद तुम हो जाओगी। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें कुछ कुछ करना चाहिए? नित्या तिरछी नज़र से करण की तरफ देखने के बाद बोली, हाँ, मुझे मन करता है, लेकिन अभी नहीं, पहले शादी करो मुझसे। करण नित्या से कुछ कहता उससे पहले उसका फ़ोन का नोटिफिकेशन जोर जोर से बजने लगता है, जिसे देखकर करण फ़ोन निकालकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ओह फक। करण के रिएक्शन पर नित्या कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या हुआ? करण अपने फ़ोन की तरफ इशारा करता है तो नित्या उसमें देखती है, जिसमें बर्थडे रिमेंबर अलार्म बजा था और उसके ऊपर माय बॉयफ्रेंड चित्रो लिखा था, जिसे देखते हुए नित्या हंसते हुए करण से दी, हा 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 हा, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बीएफ का मतलब बेस्ट फ्रेंड भी है। करण ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर नित्या अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए करण से बोला, हा हा हा, ठीक है, तो बताओ क्या सोचा है तुमने भाई के बर्थडे में? करण कुछ पल सोचने के बाद नित्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कल रूस के लिए निकलना है, तो क्या मैं वहाँ से अच्छे ब्रांड्स के कंडोम ले आऊँ? ये सुनकर नित्या करण के पीठ को मारते हुए बोली, चुप रहो, तुम सच में बहुत बेशरम हो। करण नित्या का मारने पर मुंह बनाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं उसके लिए ढेर सारे सुनो ले आऊँगा। करण के अजीबोगरीब बातों को सुनकर निराशा से अपनी गर्दन हिलाते हुए, तुमसे कुछ करना ही बेकार है। वैसे उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? इंटीमेंसी के मामले में हम दोनों की किस्मत खराब है। उसकी वाइफ उसे मना नहीं करती, फिर भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। करण ने फ्लो में कहा। यह सुनकर नित्या करण की तरफ देखते हुए बोली, शो यू वांट टू बी इंटीमेट विथ मी? जिसे सुनकर करण जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, मतलब हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नित्या करण की बात पर 2 मिनट चुप रहकर बोली, क्या मैं भी तुम्हारे साथ रसिया चल सकती हूँ? एक्चुअली क्या है ना, मुझे सच में वहाँ का बेडरूम बहुत पसंद है। करण नित्या की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, अब मैं सीधा तुम्हें शादी करके लेकर जाऊंगा, जैसे पहले लेकर गया था, इसलिए मैं 1 हफ्ते के लिए मीटिंग पोस्टपोन कर सकता हूँ। नित्या कन्फ्यूजन में करण की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर करण मुस्कुरा दिया। इधर अवस्थी मंसन में जब नीरू ठीक होकर आई थी, तब से फलक अपने काम में बिजी हो गई थी और ज़्यादातर वक्त रुद्र के फलक में बिताया करती थी। इसलिए सुधांशु और नीरू जी के साथ कुछ सर्वेंट वहाँ पर रहते थे। सुधांशु का बिजनेस अब अपने संतृप्ति की ओर था, जहाँ फूड बिजनेस में पहला नाम सुधांशु के काम का ही आ जा रहा था। जहाँ ध्रुवी काफ़ी वक्त से अपने काम से लीव लेकर नीरू जी के साथ अवस्थी मेंशन में पूरा दिन बिताती और शाम को वापस अपने घर चली जाती। अभी नीरू के कमरे में ध्रुवी सोफे के पीछे खड़ी हुई थी और नीरू के सिर की मालिश कर रही थी और मालिश करते हुए उन्हें किस्से सुनाई जा रही थी। जब सुधांशु अपने काम से वापस आता है, ध्रुवी दरवाजे पर सुधांशु को देखकर टाइम की तरफ देखती है, जिसमें रात के 9:30 बज रहे थे, जिसे देखकर ध्रुवी की आंखें छोटी हो जाती है। नीरू ध्रुवी के फोकस को हल्का सा चेंज महसूस कर आंखें खोलते हुए बोली, क्या हुआ ध्रुवी? एक कहते हुए नीरू की नज़र सुधांशु पर जाती है, जो कि व्हाइट शर्ट नीचे ब्लैक पैंट और अपने एक हाथ में उसी हाथ में अपना बैग पकड़ दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सुधांशु का दरवाजे पर देखकर नीरू उसे हाथ से इशारे से अपनी तरफ आने का इशारा करती है, तो सुधांशु नीरू के पास आकर बैठ जाता है। नीरू सुधांशु की थकी हुई आंखों को देखते हुए बोली,
ध्रुव भी बहुत अच्छा मसाज करती है। सुधांशु नीरू के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया माँ, लेकिन वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है। जिसे सुनकर नीरू ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, बताओ अपने बॉयफ्रेंड के पास तुम यहाँ क्या कर रही हो। ध्रुव भी नीरू की बात सुनकर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, मैं यहाँ पर आंटी को मसाज दे रही थी। ये सुनकर सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते अपनी आंखें छोटी, मेरे साथ माइंड गेम खेल रही हो। मैं पूछ रहा हूँ, रात हो चुकी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ध्रुवी सुधांशु के बात पर नीरू की तरफ इशारा करते हुए बोली, आंटी अकेली थी, उन्हें अकेले छोड़कर कैसे चले जाते, इसलिए अभी तक नहीं गए। सुधांशु ध्रुवी के जवाब को सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, समझ गया, लेकिन चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिसे सुनकर नीरू सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सुधांशु नीरू को बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, कहिए। नीरू सुधांशु के हाथ को पकड़कर ध्रुवी को अपनी तरफ आने का इशारा करती है तो ध्रुवी उनके पास आकर बैठ जाती है, जिस पर नीरू ध्रुवी के हाथ को सुधांशु के हाथ में रखते हुए सुधांशु से कहती है, मैं और तुम्हारे पापा चाहते थे तुम दोनों की शादी हो जाए। ये सुनकर सुधांशु नीरू की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है माँ, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम तो हर वक्त काम के लिए निकल जाते हो। मैं यहाँ पर अकेली रह जाती हूँ। नीरू ने सुधांशु के बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुधांशु ध्रुवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन माँ, ध्रुवी तो यहाँ होती है ना। सुधांशु के बात पर नीरू ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, ध्रुवी, तुम्हें कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुधांशु नीरू की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आप ये क्या कर रही हैं। नीरू सुधांशु के बात को इग्नोर कर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, सुधांशु तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम इसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। नीरू की धमकी सुन सुधांशु जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, बात एंगेजमेंट की हो रही है ना, मैं उसके घर वालों से बात करूंगी। नीरू सुधांशु की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, बात सगाई की नहीं हो रही है, शादी की हो रही है। ये सुनकर सुधांशु जल्दी से बोला, लेकिन इतनी जल्दी क्यों, अभी मैं सिर्फ 23 साल का हूँ। सुधांशु के बाद पर नीरू उसे कैलेंडर की तरफ इशारा करते हुए बोले, 3 महीने बाद 24 साल के हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी और ध्रुवी की शादी अब होकर रहेगी। सुधांशु निराशा भरी आंखों से ध्रुवी की तरफ देखने लगा, जिस पर ध्रुवी नीरू के कंधे को दबाते हुए बोली, आंटी, सुधांशु अभी अपने करियर के शुरुआती दौर पर है। ध्रुवी की बात पर नीरू उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते, बिना शादी के रहना चाहते हो। सुधांशु नीरू के दिमाग को देखते हुए ध्रुवी के हाथ को पकड़ते हुए नीरू से बोला, परसों छोटे भांजे का नामकरण है, वहीं पर बात कर लेंगे, आप भी चल रही हो मेरे साथ। नीरू सुधांशु की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में तुम झूठ नहीं बोल रहा है ना। सुधांशु अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर नीरू सोफे से उठकर बिस्तर की तरफ जाते हुए कहती है, तो ठीक है, जाकर खाना खा लो, मैं सो रही हूँ। सुधांशु नीरू की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवी की तरफ देखता है तो ध्रुवी नीरू से कहती है, आंटी, मैं सुधांशु को खाना परोस देती हूँ। नीरू ध्रुवी की बात पर उसे रोकते हुए बोले, आंटी नहीं, अब मुझे मम्मी कहो, क्योंकि अब तुम मेरे बेटे से शादी करने वाली हो। नीरू की स्पीड को देखते हुए सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो, वरना अभी दादी बनने के लिए जिद करने लगेगी। इतना कहकर सुधांशु नीरू की तरफ देखते हुए बोला, मैं ध्रुवी को घर छोड़ने जा रहा हूँ, आप सो जाइए। इतना कहने के बाद सुधांशु ध्रुवी के खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। नीरू उन दोनों को जाता हुआ देख कर मुस्कुरा देती है और शेखर जी की तस्वीर को देखते हुए नम आवाज़ में कहती है, क्यों चले गए आप, क्या हो जाता अगर कुछ वक्त और साथ रह जाते, हमारे सिद्धू का घर बसता हुआ देख लेते हैं। ये कहते हुए नीरू की आंखों के कोने से आंसू बह जाते हैं, जिन्हें वो साफ करते हुए आकर बिस्तर पर लेट जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखे, अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।